हे गाइस व्हाट्सअप। तो आप आ गए एक नए लेक्चर में जहाँ पे अपन पढ़ेंगे सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे डिफ्रैक्शन होता है, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। हमने टाइप्स भी डिस्कस करे थे, फ्रेंसेस डिफ्रैक्शन एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो आज हम सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट भी बोला जाता है। और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ये। 10 मार्क्स में आता ही आता है। अगर आपने ये वीडियो लेक्चर देख लिया और जैसे मैं बता रही हूँ वैसे कर लिया तो आपके 10 नंबर पक्के हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। हमने क्या किया कि कल देखा था, जो फ्रॉनहोफर है उन्होंने दो लेंस यूज़ करे थे, L1 और L2। तो हम यहाँ पर पहले एक डायग्राम बनाएंगे। उसमें क्या करेंगे, हमारे पास लेंस है L1 और यहाँ पर एक सोर्स है S, जहाँ से अपनी लाइट ऐसे जा रही है। यहाँ पर अपनी स्लिट हो गई, सिंगल स्लिट है तो ये हमारी एक स्लिट हो गई। और इनके बीच का डिस्टेंस मैंने मान लिया स्मॉल a, और स्लिट हमारी हो गई कैपिटल A कैपिटल B। एक और लेंस यूज़ हुआ तो मैंने इसको मान लिया L2। थोड़ा सा गड़बड़ डायग्राम बन रहा है, गंदी सी ड्राइंग बन रही है, लेकिन प्लीज़ आप अच्छे से स्केल पेंसिल से बनाइएगा। और यहाँ पर हमारी स्क्रीन आ गई। ये ऐसे जाएगा, ये यहाँ से ऐसे मिलेगा और यहाँ पर ये O पॉइंट पे मिल जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है, कहीं भी जा सकता है, क्योंकि हर जगह तो जाएगा ही, ऊपर नीचे, यहाँ नीचे और ऊपर। तो यहाँ से भी जाएगा ऐसे, ये ऐसी वेव भी जाएगी हमारी, बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी ये। और ये P पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ का डिस्टेंस अपन F मान लेते हैं, जो कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस के बराबर होगा, और यहाँ का अपन D मान लेते हैं। यहाँ की मैंने डिस्टेंस A मानी है, आपका मन करे तो आप कैपिटल A मान लिए, आपका मन करे तो आप क ख ग मानिए, आ मानिए, ग्रीक में मानिए, जो आपका मन करे वो मान लीजिए। तो हमने ये बना दिया। ऑफ कोर्स एरो बनाना बहुत ज़रूरी है, तो एरो भी बनाए हमने, ये एरो बना दिए। और अपन देख लेते हैं कि यहाँ पर कोई एंगल होगा जिसे हम थीटा से डेपिक्ट कर देते हैं। अब सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में टोटल 4 चीज़ें होती है जो हमें निकालनी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। फर्स्ट होता है हमारा पाथ डिफरेंस निकालना, जिसे हम डेल से डिनोट करते हैं। सेकंड होता है हमारा फेस डिफरेंस निकालना, जिसे हम इस वाले डेल से डिनोट करते हैं। थर्ड होता है हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना। और फोर्थ होता है, वो भी सबसे इम्पॉर्टेंट, इंटेंसिटी निकालना, क्योंकि ये तीनों जब तक सॉल्व नहीं होंगे हमारी इंटेंसिटी नहीं निकलेगी। और डायरेक्टली एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि आप इंटेंसिटी निकालिए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की मैक्सिमास और मिनिमास पे। तो हमें सबसे पहले जो जो मैं बता रही हूँ वो सॉल्व करना पड़ेगा, और उसके बाद ही हम इंटेंसिटी निकाल पाएंगे। अब मैंने क्या किया कि एक वेव फ्रंट मान लिया WF के नाम से। मैंने एक वेव फ्रंट मान लिया WF के नाम से, और जिसकी जो वेव लेंथ है वो है लैम्डा। वो क्या कर रही है, सिंगल स्लिट के ऊपर जाके इंसिडेंट हो रही है। कौन सी सिंगल स्लिट, ये AB सिंगल स्लिट, जिसकी विड्थ कितनी है, A है। ये यहाँ पर जाकर इंसिडेंट हो रही है। और अगर ये यहाँ पे जाके इंसिडेंट हो रही है तो यहाँ पे अपन को स्क्रीन पे कोई डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। अब वो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा तो अपन को फाइनली तो उसकी इंटेंसिटी निकालनी होगी, लेकिन इंटेंसिटी निकालने से पहले हमको ये तीनों चीज़ें भी निकालनी होगी। तो पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस अपन ऑलरेडी माइकल्स एंड न्यूटन्स रिंग में पढ़ के आ चुके हैं, तो ये वाला तो सबको निकालने आता होगा कि कैसे निकालते हैं। तो पाथ डिफरेंस को निकालने के लिए, पाथ डिफरेंस अपन किसके बीच का निकालेंगे, AB और BP के बीच का निकालेंगे। तो हम क्या करते थे, ऑफ कोर्स यहाँ पर एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर देते थे। ये हमारा डिस्टेंस A हो गया, इसको थोड़ा रहने दीजिए, एक ट्रायंगल के रूप में बनाना है, तो ये हमारा डिस्टेंस A हो गया। और यहाँ पर मैंने मान लिया ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो AK है। ट्रायंगल को और अच्छा बना देते हैं,
ए बी के ट्राइंगल को थोड़ा बड़ा बना देते हैं तो इजीली समझ आ जाएगा। ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा थीटा है, एंगल थीटा ये वाला, और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारी हाइपोटेनियस हो जाएगी जिसकी लेंथ ए है, और ये हमारा बेस हो जाएगा। अब इस ट्राइंगल को क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे तो अपन लिख सकते हैं फ्रॉम ट्राइंगल ए बी के साइन थीटा इक्वल टू बी के अपॉन ए बी, ऑफकोर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बी के जो है ये क्या है हमारा, यही तो पाथ डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ ए से पी और यहाँ के से पी, ये अपन चल के यहाँ से जाएं या अपन चल के यहाँ से जाए, ये दोनों क्या होंगे, लगभग लगभग सेम होंगे। ज़्यादा कहाँ चलना पड़ेगा, बी पी में चलना पड़ेगा। तो ये बी के डिस्टेंस अपन को निकालनी पड़ेगी कि हमें एक्स्ट्रा कितना चलना है, और ये बी के क्या होता है, ये हमारा पाथ डिफरेंस होता है। और ए बी हमारा क्या है, ए है, तो साइन थीटा इक्वल टू डेल अपॉन ए, तो डेल अपना क्या आ गया, ए साइन थीटा आ गया, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। डेल इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और ये हमारा पाथ डिफरेंस निकल गया। अब बारी आती है फेज डिफरेंस को निकालने की, और फेज डिफरेंस का फॉर्मूला सभी जो बच्चे जानते हैं कि डेल इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल होता है। बस डेल की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो डेल इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा ए साइन थीटा, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और हमारा क्या निकल गया, ये फेज डिफरेंस भी निकल गया। ठीक है, दोनों चीज़ें निकल गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारी दोनों निकल गई है। अब हमें निकालना है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को निकालने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारा ये ए और बी, यहाँ से जितनी भी वेव जनरेट हो रही है उसका फेज डिफरेंस हमारा ये है। हमारी जितनी भी वेव यहाँ से निकल रही है ए और बी के बीच में से, उसका फेज डिफरेंस हमारा डेल है। डेल इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा ए साइन थीटा है। तो अगर n नंबर ऑफ वेव्स निकल रही है तो उसका फेज डिफरेंस हमारे पास डेल है। तो अगर एक वेव होगी तो उसका फेज डिफरेंस क्या हमारे पास डेल बाय n नहीं आ जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी ये आगे अपन काम में लेंगे कि मैंने यहाँ पर डेल बाय n क्यों निकाला। अब यहाँ पर ये वेव्स है सारी, ये जो जा रही है ये वेव्स जा रही है। अपन वेव्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते एम्पलीट्यूड के लिए, हमको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है। एक वेव ऐसे ऐड नहीं हो सकती है, तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो वेव्स है हम इसको वेक्टर की फॉर्म में बदल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, वेव को वेक्टर की फॉर्म में बदल रहे हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने के लिए, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए। और इसलिए हम यूज़ करेंगे पॉलीगन वेक्टर मेथड। पॉलीगन वेक्टर मेथड हम इसको ऐसे यूज़ करेंगे क्योंकि हाइगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हर एक पॉइंट पर जो ए बी का है उससे क्या निकल रही है, वेव निकल रही है। तो हर एक वेव का फेस कितना हो जाएगा, डेल बाय एन हो जाएगा, जो कि मैंने अभी आपको समझाया। तो अब हमको क्या निकालनी है, इंटेंसिटी निकालनी है, हमको एम्पलीट्यूड निकालना है। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पॉलीगन वेक्टर मेथड। अब इस मेथड में क्या करेंगे, हम एक पॉलीगन को कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब इस पॉलीगन को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे वो देखिए। हमने मान लिया ये एक वेव निकल रही है, ये एक वेव निकल रही है जिसका एम्पलीट्यूड है ए नॉट, और ये जिस डायरेक्शन में जा रही है उसका डायरेक्शन मैं मान लेती हूँ डेल बाय एन। अब अपन क्या करेंगे कि जो ये वेव का एम्पलीट्यूड है इसको तो हम मैग्नीट्यूड बना देंगे, और ये जो फेज है अपना डेल बाय एन इसको हम क्या कर देंगे, डायरेक्शन मान लेंगे। क्या करेंगे, डायरेक्शन मान लेंगे। तो बहुत सारी वेव्स निकलेगी, तो अपन पॉलीगन वेक्टर मेथड यूज़ करते हैं। तो ये मैंने मान लिया ए नॉट, और इसकी जो डायरेक्शन है वो मान ली मैंने डेल बाय एन। ऐसे ऐसे बहुत सारी निकलेगी तो एक आर्क टाइप बन जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आप बना रहे हैं, ये एरोज बना रहे हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। अगर आप ऐसे बनाएं, यूं बनाएं,
ये बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, ये ऐसे कर्व में नहीं होने चाहिए, ये गलत हो जाएंगे, ये सारे सही है। तो ये ऐसे ऐसे बन गया, ये एक हमारा क्या बन गया, आर्क बन गया। तो हम इस आर्क को ज्वाइन कर लेते हैं ए और बी से, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। हर एक का एम्पलीट्यूड क्या है, ए नॉट है, और हर एक की डायरेक्शन कितनी है, डेल बाय एन है, डेल बाय एन हो गई। अब ये आर्क क्या होती है, ये एक सर्कल का पार्ट होता है। ये मान लीजिए एक सर्कल है, उसमें मैंने तो ये ए बी ये बनाया है, ये सर्कल है, और ये वाली जो ये मैंने आर्क बनाई है ना, ये वाली आर्क है। तो अब अगर हम इसके टैंजेंट्स को ज्वाइन करें, ये यहाँ से इसका एक टैंजेंट निकला और ये यहाँ से एक टैंजेंट निकला, तो ये वापस डेल एंगल बना देगा, ऑफ कोर्स बना देगा। ये हमारी टैंजेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये हमारी टैंजेंट है, और ये सर्कल है, इसका सेंटर सी है, और मैंने मान लिया कि ये है जो इसकी रेडियस आर है, और ए भी हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वाला बिग आर, मैंने इसको ऐसे डिनोट कर दिया। अब हमको क्या करना है, सर्कल की आर्क को सॉल्व करना है जिसका सेंटर सी है और रेडियस आर है। मतलब अब हमको इस ट्रायंगल ए बी सी को सॉल्व करके कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। अब ट्रायंगल ए बी सी दिख रहा है, कुछ ना कुछ तो खुराफाती करनी पड़ेगी, वरना ये ऐसे तो सॉल्व होने वाला है नहीं। तो ट्रायंगल ए बी सी को सॉल्व करने के लिए हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सी एन। क्या करेंगे, एक सी एन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब ट्रायंगल ए सी एन देखिए, फ्रॉम ट्रायंगल ए सी एन, और ए सी बी का डायग्राम अपन ऐसे बना लेते हैं, एक बार आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये आर बाय टू डिस्टेंस हो गई, ये स्मॉल आर हो गया, ये स्मॉल आर हो गया, ये जो हमारी रेडियस है वो, और यहाँ का जो एंगल है, प्रॉपर्टी हमें पता है कि अगर ये वाला एंगल डेल है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, डेल हो जाएगा। तो जब हम अपन आधा करेंगे तो डेल बाय टू ये हो जाएगा। ये हमारा एन इधर है। तो अब हमको सॉल्व करना है ए सी एन। ए सी एन को बस वैसे ही सॉल्व कर देंगे साइन का फॉर्मूला लगा के। तो ये कितना हो जाएगा, आर बाय टू इज इक्वल्स टू आर साइन डेल बाय टू हो जाएगा। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू साइन थीटा, वही वाला मैंने फॉर्मूला लगाया है, ध्यान से देखिए। ये छोटे बच्चों वाली बात है, बार बार नहीं बताई जाती है, 10th क्लास में पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और सिमिलरली, ये सिमिलरली ऐसे लिखते हैं, सिमिलरली ट्राइंगल बी सी एन, फ्रॉम ट्राइंगल बी सी एन, मैंने लास्ट इक्वेशन दी थी 1 और 2 पाथ डिफरेंस और फेस डिफरेंस की। अब इसको 3 देती हूँ, और 4th से भी क्या हमारे पास सेम इक्वेशन है कि अगर अपन इसको सॉल्व करके देखेंगे तो। अरे भैया देखो भाई, मैं तुमको ढंग से बताती हूँ। ये एन है, ये सी है, ये ए है, ये डेल बाय टू है, ये आर है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ए एन है, हाइपोटेनियस क्या है, ए सी है, और ये हमारे पास साइन, और ये एंगल क्या है, डेल बाय टू है, तो डेल बाय टू लिखेंगे थीटा की जगह। ए एन हमारे पास कितना है, आर बाय टू, और ए सी हमारे पास कितना है, आर। तो क्या साइन डेल बाय टू, ये आर यहाँ आ जाएगा, आर बाय टू के बराबर नहीं हो जाएगा। तो वही तो किया है, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। मैंने क्या किया, ऐसी आर्क बना ली, आर्क बनाना नहीं आ रही, मैं वापस समझा देती हूँ। ये ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, और एक और बना दिया, ठीक है। यहाँ पे भी एक और बना दिया, और अब मैंने इसको ज्वाइन कर ली, ए बी। नॉर्मली ऐसे आर्क बन रही है, आपको नहीं आ रही आर्क बनाने, ऐसे नॉर्मली अच्छी सी सुंदर सी आर्क हमारी बन रही है, ठीक है। बन गई है आर्क, ये हमको समझ आ गया। ये 3 और ये अपना हो गया 4। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हमें क्या निकालना है, हमारा मेन मोटिव है एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी को निकालना, एक्सक्यूज मी, या
इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड को निकालना, तो हम 3 एंड 4 में क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। जब हम 3 और 4 का एडिशन करेंगे, क्या r/2 और r/2 r नहीं हो जाएगा, और क्या r sin del/2 r sin del/2 2r sin del/2 नहीं हो जाएगा। तो बस हमें वही लिखना है, r इज इक्वल्स टू 2r sin del/2। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 5। अच्छा, ये एक फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में कि जो रेडियस होती है वो होती है आर्क अपॉन एंगल, है ना। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था, बस मैंने इसको उल्टा कर दिया है। ये फॉर्मूला पढ़ा था, थोड़ा सा मैंने ये एक्सचेंज करा है। फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, इतना तो समझ आ ही जाना चाहिए। थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो रेडियस इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन थीटा या एंगल। हमारे पास रेडियस है आर, आर्क हमारे पास कितना है, एन ए नॉट। एन ए नॉट कैसे हो गया, ये ए नॉट, ये ए नॉट, ये ए नॉट, ये ए नॉट। और मैंने आपको कितना बताया था, हमारे पास टोटल कितनी वेव्स जा रही है, एक एन नंबर की वेव्स जा रही है। तो क्या एन ए नॉट नहीं हो जाएगी आर्क, ऑफ कोर्स हो जाएगी। और हमारा एंगल कितना हो जाएगा, डेल हो जाएगा, जो कि मैंने ये आपको इधर बताया है, डेल। तो आर इज इक्वल्स टू एन ए नॉट अपॉन डेल हो गया। अब अपन देखते हैं इक्वेशन नंबर 5 और ये इक्वेशन नंबर 6। आर की वैल्यू ऐसी की ऐसी रख दी, 2 इंटू, क्या इस आर को मैं इस आर से रिप्लेस नहीं कर सकती, दोनों आर जब सेम है, तो क्या मैं लिख दूँ एन ए नॉट अपॉन डेल और साइन del/2, मैंने ऐसे लिख दिया। क्या आर इज इक्वल्स टू एन ए नॉट, इस 2 को मैं इसके नीचे ला सकती हूँ, ऑफ कोर्स ला सकती हूँ, और ये हो जाएगा अपने पास साइन del/2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपन मानेंगे कि जो del/2 है आप इसको अल्फ़ा मान लीजिए, जो del/2 है उसको अल्फ़ा मान लीजिए। तो हमारे पास आर हो जाएगा एन ए नॉट अपॉन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। ये हमारे पास आ गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये हमारे पास क्या आ गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया है। इसको इक्वेशन नंबर 7 बोल देंगे। क्या किया हमने पाथ डिफरेंस निकाला, हमने फेज डिफरेंस निकाला, हमने एक आर्क बनाई जिसको हम बोलते हैं पॉलीगन वेक्टर मेथड, यहाँ आर्क बनाई। उसके बाद हमने इस ट्रायंगल को सॉल्व किया तो हमारे पास 2 कंडीशन आई, 3 और 4। 3 और 4 को मैंने ऐड कर लिया, यहाँ ऐड करा तो ये मेरे पास 5th इक्वेशन आई। अब मैंने बचपन में पढ़ा था कि जो रेडियस होता है वो आर्क के और एंगल के रेशियो में होता है। मैंने ये फॉर्मूला लगाया, आर इज इक्वल्स टू एन ए नॉट अपॉन डेल। इस आर की वैल्यू को मैंने 5th इक्वेशन में रख दिया तो मेरे पास ये वैल्यू आई। उसके बाद मैंने del/2 को अल्फ़ा मान लिया, और जैसे ही मैंने del/2 को अल्फ़ा माना हमारे पास आ गया आर इज इक्वल्स टू एन ए नॉट अपॉन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, और ये हमारे पास इधर आ गया एम्पलीट्यूड। तो हमारा एम्पलीट्यूड भी निकल गया। अब बारी आती है हमारी इंटेंसिटी निकालने की। सबको पता है इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, हमें अच्छे से पता है। प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको मैंने के से नाम दे दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, आर स्क्वायर की वैल्यू, ये आर है, मेरे को आर स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है, मतलब मेरे को इसको दोनों साइड स्क्वायरिंग करनी होगी। जब मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करूँगी तो मेरे पास आएगी एन स्क्वायर ए नॉट का स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। क्या मेरे पास ये आ जाएगी, और आप ये देख सकते हो ए नॉट का स्क्वायर एन स्क्वायर और के, ये तीनों क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या मैं इसको आई नॉट नाम दे सकती हूँ, कोई बुराई तो नहीं है, ऑफ कोर्स दे सकते हैं। तो आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा, ये हमारे पास आ जाएगी इंटेंसिटी। हमने क्या करी, इतनी मेहनत करी और हमने फाइनली क्या निकाल ली, इंटेंसिटी निकाल ली। ये साइन स्क्वायर है, स्क्वायर 2 मत समझ लेना।
आया सबको समझ कैसे किया? पाथ डिफरेंस निकाला, फिर हमने फेज डिफरेंस निकाला, थर्ड हमने एम्पलीट्यूड निकाला और फोर्थ हमने इंटेंसिटी निकाली। देखो इंटेंसिटी निकालने का प्रोसेस कितना सेम था, सिंपल था। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाया, कांस्टेंट आया, ये सारे कांस्टेंट्स को आई नॉट मान लिया और हमारे पास इंटेंसिटी आ गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंगल स्लिट का, मैं अभी भी आपको कह रही हूँ इसे 10 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये आगे और आपने सिर्फ इतना सा कर लिया ना, ये आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कंडीशन फॉर प्रिंसिपल मैक्सिमा क्या होता है, कंडीशन फॉर मिनिमा क्या होता है, कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमास क्या होता है, और फाइनली हम देखेंगे कि विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होता है। मैं जो नेक्स्ट ये 4 टॉपिक आगे कराऊंगी ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। आई होप सभी को समझ आया होगा। कुछ नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर कोई नया टॉपिक चाहिए तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।